दिनांक 10 अप्रैल साल 1919, दिन गुरुवार। ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए राउलेट एक्ट का जगह जगह विरोध शुरू हो चुका था। खास तौर पर पंजाब में इस एक्ट का जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा था। गलियों बाजारों में प्रदर्शनकारियों ने राउलेट एक्ट को वापस लेने के लिए नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। हिंदुस्तानियों के इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रवादी नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। इसके साथ ही एक एक प्रदर्शनकारी, स्टूडेंट्स और जो कोई भी अंग्रेज सरकार के इस काले कानून के विरोध में बोलता, उसे गिरफ्तार करके डिटेंशन सेंटर भेजने का ऑर्डर दे दिया गया। पंजाब में किसी के भी आने पर रोक लगा दी गई। ब्रिटिश सरकार ने पूरे पंजाब में धारा 144 यानी कर्फ्यू लगा दिया, जिसके तहत अगर कहीं भी 2 लोगों से ज्यादा का ग्रुप दिखाई देता तो उन्हें सीधे गोली मार देने का आदेश दिया गया था। धारा 144 लागू है। 2 से ज्यादा लोग एक साथ पाए गए तो गोली मार दी जाएगी। Hello, sir. Good evening. How's the position, General? It's in control, sir. We have put it the Act 144. Amritsar is in the hands of rebels, General. It is your job to get it back. Yes, sir. I will do my best. Listen carefully, General. I want to put an example of punishment. A punishment which creates such fear that would be of great practical value for us. I hope you will do the needful action. I understand, sir. Good night, General. Good night, sir. जनरल डायर ने फोन का रिसीवर वापस रख दिया और फिर वो एक पल के लिए खड़े होकर कुछ सोचता रहा और फिर वापस जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। दिनांक 13 अप्रैल साल 1919, दिन रविवार। अब तक शाम के लगभग 5 बज चुके थे। जलियांवाला बाग में हजारों लोगों की भीड़ पहुंच चुकी थी। वैशाखी की बधाइयां देने का सिलसिला अभी तक चल रहा था। हालांकि लोगों में वैशाखी से ज्यादा इस जनसभा का उत्साह नजर आ रहा था। आजादी की लड़ाई के सिलसिले में यह सबसे बड़ी जनसभा थी। जनसभा अपने पूरे जोर पर थी। हजारों की भीड़ बड़े उत्साह से अपने नेता की बात सुन रही थी। तभी बाग के भीतर तक आने वाली एकमात्र सकरी गली में सैनिकों के पैदल मार्च की तेज आवाज गूंजने लगी। अभी तक भीड़ में पीछे की तरफ खड़े लोगों के कान में ही यह आवाज सुनाई पड़ी थी। वे लोग मुड़कर पीछे देखने लगे। धीरे धीरे ये आवाज तेज होने लगी और कुछ ही पल में सैकड़ों पुलिस वालों के एक साथ पैर पटकने की आवाज सभी के कानों में साफ सुनाई देने लगी। ये आवाज इतनी तेज हो चुकी थी कि मंच पर से भाषण दे रहे नेता के शब्द भी रुक गए। अब तक वहां पर ब्रिटिश इंडियन आर्मी के तकरीबन 150 पुलिस वाले बंदूक ताने खड़े हो चुके थे और उनके ठीक पीछे लाल आंखें लिए हुए जनरल डायर। पैरों में घुटने तक चमड़े का बूट, सिर पर खाकी रंग की गोल टोपी और हाथों में पॉलिश चढ़ा हुआ डंडा। उसने पूरे मैदान में मौजूद भीड़ को घूर कर देखा और फिर तेज आवाज में बोल उठा, टेक पोजीशन। उसके इतना कहते ही तकरीबन 150 पुलिस वाले अपने घुटनों के बल बैठ गए और उन सभी ने भीड़ की तरफ बंदूक की नाल करते हुए पोजीशन ले ली। गन लोड। सभी पुलिस वालों ने एक साथ अपनी अपनी बंदूक में गोलियां लोड कर ली। फायर। डायर के इतना कहते ही एक साथ तड़ातड़ गोलियों के चलने की आवाज सुनाई देने लगी। बाग में मौजूद भीड़ कुछ समझ पाती कि उससे पहले ही लोगों की अगल बगल लाशें गिरने लगी। खून की छींटें लोगों के कपड़ों पर पड़ने लगी और लोग चीखते पुकारते अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। गोलियों की आवाज इतनी तेज थी कि लोगों की चीख पुकार उनके बीच कहीं दब सी गई थी। यहां से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था और उस रास्ते को ही जनरल डायर अपने सिपाहियों के साथ घेर कर खड़ा था। उस तरफ जाने का मतलब था मौत के मुंह में जाना।
डायर के सैनिकों की बेरहम बंदूक ने किसी भी निहत्थे को यहां से बचकर जाने नहीं दिया। मात्र 10 मिनट के इस खूनी खेल में जनरल डायर के ऑर्डर पर ब्रिटिश पुलिस ने 1650 राउंड फायर किए। शोर से भरा हुआ यह जलियांवाला बाग अब बिल्कुल शांत हो चुका था। बाग का हरा मैदान अब लाल रंग के खून से लथपथ लाशों के ढेर में दब सा गया था। जलियांवाला बाग का नरसंहार भारत के इतिहास के काले पन्ने में दर्ज वो घटना है जिसके दर्द की लकीरें आज भी उन परिवारों के सीने में दफन हैं जिन्होंने अपने लोगों को इसमें खोया था। अमृतसर में मौजूद जलियांवाला बाग की दीवारें आज भी उस भयानक दिन की कहानी को बयान करती हैं। आखिर कैसे हुआ था यह कांड? कहां पर पड़ी इस नरसंहार की नींव? और किसके इशारों पर हजारों हिंदुस्तानियों का खून पानी की तरह बहा दिया गया?